वो करेंगे और उसके बाद कोई दोस्त उनसे क्वेश्चन करना चाहे उसी हवाले से तो वो आपके साथ मौजूद होंगे। मैं बस एक दो छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हालिया जो एक नई दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में चली है और उसके कई जो है ना सिलसिले ताने बाने जिक्र किए जा रहे हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ा एक जो पॉइंट है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले दिनों जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि मुल्क में मिलिट्री कोड नहीं बनेगी, तो उसके बाद ये दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि उसके ऊपर लोगों को सजाएं दी जा रही थी और दहशतगर्दों को खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मौजू पे ज़रा गौर करें और फुल बेंच बनाएं और दोबारा हमारी रिक्वेस्ट को सुने। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट होनी चाहिए। इस पर तफसील से तो जनरल साहब आपके साथ बातचीत करेंगे और मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और तफसील से आपसे जनरल साहब बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, सदर एक्स सर्विस सोसाइटी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका एक तो बहुत नवाजिश, आप तशरीफ़ लाए शार्ट नोटिस पे। मुझे इनवाइट किया था लंदन में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ने, जो कि बैनुल अक़वामी अमन की बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना व्यू पॉइंट दें और इस फोरम के ऊपर पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ़ ममालिक से, सारे कॉन्टिनेंट से लोग होते हैं। तो वहाँ मैं जो कुछ करता रहा, मैं प्रेस को यहाँ भेजता रहा और उनको मैंने सिर्फ वेरी ब्रीफली यही बताया कि बैनुल अक़वामी अमन उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि बैनुल अक़वामी इंसाफ नहीं मुमकिन हो सकता। अगर आपका यूएन का चार्टर है और रेजोल्यूशंस हैं और मसाइल हल नहीं होंगे तो टेंशन्स होगी, उसको हल करें। इसके अलावा फिर मुझे मौका मिला बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो फार्मर रहे हैं, मार्क लाइल ग्रांट, सर मार्क लाइल ग्रांट, वो यहाँ हाई कमिश्नर भी रह के गए हैं और वो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो उनका नाम था सर लाइल, तो उनके नाम पे वो डिप्टी कमिश्नर थे लाइलपुर के इधर, तो लाइलपुर उनके नाम पे चला। तो वो बरतानिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी यूएनओ में रहे। तो उनके साथ मेरी एक बड़ी डिटेल मुफस्सल बात हुई यही इस रीजन के मुतालिक और ये कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, इस खित्ते में क्या है, कश्मीर के मसला पे, पैलेस्टाइन के मसला पे, उसकी भी रिपोर्ट मैंने कंसर्न लोगों को भेज दी थी। तीसरी मेरी वहाँ मुलाकात जो है वो फील्ड मार्शल गथरे हैं, लॉर्ड फील्ड मार्शल गथरे, जो कि उनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रहे हैं। तो उनको भी मैंने नुक्ते नज़र पाकिस्तान का दिया कि पाकिस्तान एक पीस लविंग मुल्क है और हमारा किसी के ख़िलाफ़ एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी बिरादरी में हम अपना रोल अदा करें। तो ये जो यूनिवर्सल पीस फेडरेशन वाले लोग थे, इनको तो मैंने ये बताया कि पाकिस्तान तो इस हद तक अमन के लिए काम करता है कि एक वक्त में यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें पाकिस्तान का कंटिजेंट सबसे बड़ा था और वो अल्लाह का करम है। तो ये हम एक अपनी तगोदौ करते रहते हैं, जब मुल्क से बाहर कहीं भी जाएं तो कतई नज़र इसके कि हमारा किस सूबे से ताल्लुक़ है, किस जमात से ताल्लुक़ है, किस पेशे से ताल्लुक़ है, हम बाहर पाकिस्तानी होते हैं और हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं। तो वो मैंने वहाँ की। आज अब इस जो ब्रीफ आपसे गुफ्तगू का है उसमें 2-3 पॉइंट्स में टच करूँगा। सबसे पहले तो ये जो पैलेस्टीनियन का इशू है और उस पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसके ऊपर यूएन का चार्टर भी है और यूएन के रेजोल्यूशंस भी हैं और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका चैप्टर 6 और 7 जो वो ये कहता है कि अगर कोई मुल्क बैनुल अक़वामी अमन को थ्रेटन करे, सिर्फ थ्रेटन करे, नंबर 1, या उसको ब्रीच कर दे या कहीं एग्रेशन कर दे, तो उसके ऊपर क्या करना है। ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर है जिस पे पूरी दुनिया यकीन करती है और सब सिग्नेटरीज हैं। उसमें फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई है कि पहली बात तो ये है कि आप पीसफुली उसको हल करने की कोशिश करें। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है सबसे पहले ये देखे कि ये जो इशू खड़ा हुआ है ये बैनुल अक़वामी अमन को मुतासर किस हद तक कर सकेगा। आज दुनिया में कुछ 32 ऐसे इश्यूज़ हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हो रहे हैं
उनमें जो प्रोमिनेंट हैं वो एक यूक्रेन की जंग है, एक पैलेस्टाइन का इशू है जो अभी आपने देखा कि डॉर्मेंट था, क्या होगा यूक्रेन का भी किसी को नहीं पता था क्या होगा। तीसरा जो है वो ताइवान और साउथ चाइना सी के इश्यूज हैं। देखिए वो एक सिमरिंग डिसकंटेंटमेंट है, अंदर लावा उबर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। चौथा कश्मीर का है, आप इसको आंखें बंद ना करें, वहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और उसके बाद उनका राइट है और 75 साल में आप उनको सरनगू नहीं कर सके। आपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया तो इसको लाइटली ना लिया जाए दुनिया को, और यही बात मैंने बाहर भी बताई है। इसके बाद आप ये देखें कि मसलन आपका जो इश्यूज़ हैं वो ये अज़रबैजान वगैरह के साथ जो मसला हो गया, कांगो का है, हेती का है, और आपका लिबिया के अंदर डिसकंटेंटमेंट और सिविल वार है, आपका सीरिया का इशू बना हुआ है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बैनुल-अक़वामी जंगें होती हैं ये कोई प्लान करके शुरू नहीं होती, ये एक्सीडेंटल भी शुरू हो जाती हैं। और अभी तो जो जंग अगर होगी, अल्लाह ना करे हो, तो उसमें तो ह्यूमैनिटी की तबाही हो जाएगी। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये पैलेस्टीनियन का इशू हो या कश्मीर का इशू हो या किसी भी एक ओप्रेस्ड नेशन का हो, उसको वो गौर से देखे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे शुरू हो गई थी, एक वो आर्कड्यूक फर्डिनेंड, एक उनके क्राउन प्रिंस थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, उनका कत्ल हो गया, वो सर्बिया के माथे लग गया, उन्होंने कहा छोड़ते नहीं हैं, इन्होंने उनको अल्टीमेटम दे दिया, कोई पता नहीं था, आउट ऑफ द ब्लू एक मर्डर हुआ। उसके बाद वर्ल्ड वार की प्लानिंग शुरू हो गई और एक तरफ ये हो गया ऑस्ट्रो हंगरियन, उस वक़्त अंपायर थी जो बहुत बड़ी थी और उनके अंदर भी आंखों के अंदर खून था कि हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार ऐसी हुई कि ऑस्ट्रो हंगेरियन जो एम्पायर थी वो तितर बितर होकर ख़त्म हो गई और 2 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में लुकमा अजल बन गए। 2 करोड़ 19 to 20 मिलियन। और उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन 6 मिलियन जो थे वो जो तकरीबन 60 मिलियन यानी 6 करोड़ लोग अफेक्ट हुए और ये जंग लगी और तबाही और बर्बादी हुई। तो इसलिए हम फोरवार्न करना चाहते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन का अदारा बना है तो अगर आपने पीसफुली नहीं कर सकते तो फिर ये है कि आप उस मुल्क की जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को नहीं मानता और रेजोल्यूशंस को नहीं मानता, खा वो इंडिया है या इजराइल है, तो उनका आप डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करें, यानी उनको सफारती तौर पे बाइकाट कर दें। अगर वो काम नहीं चलता, उस पर भी वो काबू नहीं आते, तो फिर इकनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन करें, यानी मुआशी पाबंदियां ऐसी लगाएं उनके ऊपर कि वो पाबंदियां इतनी कि मैं वो पढ़ रहा था आर्टिकल और उसमें लगा हुआ कि ना कोई जहाज़ जाएगा फ्लाइट उसके मुल्क में, ना रेल का लिंक होगा, ना रोड का लिंक होगा, ना सी का लिंक होगा, ना टेलीग्राफ का लिंक होगा, ना रेडियो का लिंक होगा। ये करके उसको प्रेशराइज किया जाए और अगर फिर भी वो नहीं मानते और बैनुल अक़वामी अमन को जिसमें वर्ल्ड वार का ख़तरा पैदा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में फिर यूनाइटेड नेशन ऑथराइज्ड है कि वो एक फ़ौज तैयार करे और वो फ़ौज जाके उनको मिलिटरीली उस मुल्क को सबक सिखाने के लिए, और वो जो फ़ौज तैयार की जाती है उसकी एक कमेटी बने, उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके मेंबर्स होंगे और वो ये फैसला करेगी और वो सब कमेटियां बनाएगी और फिर वो हालत जंग में ब्लॉकेट भी करेंगे उस मुल्क का। अगर ये ख़तरा, ये डर हो इसराइल को, एक इतना सा मुल्क है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं कि वो इतनी जुर्रत कर रहा है कि वहाँ बच्चे भी कत्ल हो रहे हैं, औरतें भी बेचारी हलाक भी हो रही हैं, बेवा भी हो रही हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हमारी जो रिकमेंडेशन है वो फिर यही है कि यूनाइटेड नेशन का जो अदारा है वो या तो पुटअप करे और या इसको डिसबैंड कर दिया जाए और नए, आप देखें आपने पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई थी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, वो जब फेल हुई तो कोई काम ना, उसको चेंज भी नहीं किया, उसको रहने दिया, तो दूसरी जंग अजीम आ गई और दूसरी जंग अजीम का नतीजा क्या निकला, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए। अभी आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की अगर बात नहीं मानता, उसने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इजराइल को कहा है
कि मत करें ऐसे, आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि ये अच्छा, हम आपको देखते हैं, आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। इतनी जुर्रत और इतनी ऑडेसिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन के अदारे को ज़रूर अपना मौसर किरदार अदा करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहते तो उसको रीऑर्गेनाइज करके उसको पोटेंट बनाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, हम ये कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं ये ज़बानी जमा खर्च की बजाय OIC की मीटिंग के अंदर बैठ के तो अपना एक पुरजोर देखें। आपके 57 मुसलमान ममालिक हैं, उसमें तकरीबन सिर्फ 13 ऐसे मुल्क हैं जिनमें इजराइल का पासपोर्ट नहीं चलता। बाकी जितने 44 ममालिक हैं उनके साथ इजराइल का पासपोर्ट भी चलता है। को 30-32 ने उनको रिकग्नाइज भी किया हुआ है। हम इसको नहीं रोकते आपने रिकग्नाइज किया हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है और उसमें कत्ल गारत मुसलमानों का हो रहा है तो उसके ऊपर तो हमें खड़े होकर अपनी आवाज़ देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर, सबसे ज़्यादा आपके पास तेल के ज़खायर, सबसे अमीर ममालिक मुस्लिम ममालिक हैं, और हम आज इतने बेबस हैं कि वो तकरीबन 20 लाख 23 लाख लोगों को कैदखाना, और इधर श्रीनगर के अंदर एक कैदखाना बना हुआ है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें यूनाइट होकर हम अपील करते हैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, जो कि एक बड़ी पोटेंट फोर्स है। तकरीबन 30 से 40 लाख लोग हैं जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों आपकी जो ये जो सेकंड लाइन फोर्सेस, रेंजर्स, FC, जितने इनके रिटायर्ड लोग हैं, प्लस वो सिविलियन लोग जो कि पेड आउट ऑफ डिफेंस है। तो ये तकरीबन 35-40 लाख लोगों का ये है, जिसका मुझे एजाज़ है कि मैं अपनी बड़ी इनकसारी के साथ, मैं तो वर्कर रहना चाहता था, मुझे उन्होंने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, तो ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए। और इस मसले पे मैं ये भी कहूँगा कि अगर हुकूमत मंजूर करती है और वो चाहती है कि वहाँ कुछ वॉलंटियर्स भेजने हैं, कोई रज़ाकार, कुछ सोशल वर्क के लिए, कोई डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी उसके लिए पूरी मदद के लिए तैयार है और हमारे लोग वो वहाँ जा सकते हैं। ये तो बात थी। दूसरी बात, मैं टेररिज्म की हमारे अजीज़ साहब ने बात की है। ये एक बड़ी दुखदेह बात है और ये जो लॉसेस है ये हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आए दिन हमारे वो जंग में इतनी कैजुअल्टीज़ डेली नहीं होती जितनी जी आज 14 लोग इधर शहीद हो गए हैं, 13 लोग इधर शहीद हो गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और पूरी कौम भी सुन रही है, कि ये जो है ना, मजहबी इंतहा पसंदों की बस की बात नहीं है कि मियाँ वाली की पोस्ट के अंदर घुस जाएं या मेहरान बेस में घुस जाएं या P3C ओरियन को अटैक करें या हमारे जो सॉफ्ट जहाज़ हैं वो उनको जो हमारे मॉनिटर करने वाले उनको। इसके पीछे भी हनूद व यहूद का एक पूरा वो मरकज़ है। अभी ये जो कुछ अभी भी हुआ है, अभी मियाँ वाली के ऊपर करने के लिए जुर्रत की गई है, उसके पीछे भी मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया ने अपने तौर के ऊपर पहले क्या किया है कि उन्होंने TTP के साथ राब्ते में है। अभी उन्होंने TTP का इत्तेहाद किया है BLA, BLF और BRA के साथ कि आप इकट्ठे हो जाएं, फंड्स भी हम देंगे आपको। फिर उन्होंने क्या किया है कि ये जो आपकी जमात है, जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार, इनका भी आपस में ये आपस में ग्रुप बन गए थे, इनको भी इकट्ठा किया है। तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 22 अरब रुपया अभी तक ये दे चुके हैं और इन्होंने एक अलग बजट बनाया। तीसरा एक और इन्होंने कमेटी बनाई हुई है जो कि राह उसको हैंडल कर रहा है। 10 बंदों की एक कमेटी है राह की, जिन्होंने तकरीबन एक 7,000 लोगों की एक फ़ौज सी तैयार कर रहे हैं, जिसका काम ये होगा, वो ऐसे गार्ड्स हैं जो CPAC को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान चाइना बिजनेस का जो हमारा वो है CPAC, उसको वो नाकाम बनाने के। तो इसलिए दुश्मन बाहर भी है, दुश्मन जो है पाकिस्तानियों के फेस में, लोकल फेसेस में अंदर भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा मौका है कि हम पूरे बहसियत कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपनी सिक्योरिटी लोगों के साथ खड़े हैं, अपनी पुलिस के साथ खड़े हैं। आए दिन ये जो शहादतें हो रही हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी बेटियां, बेवाएं, इनकी वाइफ्स हैं, इनकी पेरेंट्स हैं ओल्ड, जिनको इन्होंने ध्यान रखना है। तो इसलिए ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं यही अपील करूंगा एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से कि हम सारे अपने तौर के ऊपर फुल्ली सपोर्ट करते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को, और पूरी कौम भी उनके साथ है।
और हम ये कहते हैं कि पहले जैसे इनकी कमर तोड़ी थी नेशनल एक्शन प्लान बना के, और आपने नेक्टा बनाया और आप इनके पीछे गए, इन पहाड़ियों से डिसलॉज किया आपकी नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान की, अभी अल्लाह के करम से ये एक रियासत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। तो इसमें एक तो अंदरूनी हमारा इत्तेहाद ज़रूरी है, यक ज़बान हो के हम आगे चलें, अपनी इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ को भी बताएं, आपके नॉलेज में अगर कोई चीज़ है, कोई मशकूक बंदा है तो कहीं दाखिल होता है तो उसको बताएं। और नंबर 2 ये है कि बैरूनी सतह के ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, हमारे सफारतकार भी ये भी देखें कि बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर भी हमें एक्सटीरियरली भी देखना चाहिए कि ये दुश्मन हमारे क्या कर रहे हैं। ये अपने तौर के ऊपर ये कभी भी इतने बड़े अटैक, इसका बेनिफिशियरी कौन है? जहाज़ों पे हमला करने का बेनिफिशियरी कौन है? क्या किसी मस्जिद का या किसी शरीयत का फॉलोअर है? हम सब मुसलमान हैं अल्लाह के करम से। हमारा मुल्क तो नज़रियाती मुल्क है, हमने तो अल्लाह के नाम पे ही हासिल किया है। हमसे ज़्यादा मुसलमान या मुजाहिद या कौन होगा जो अपने उसके ऊपर, हम एक हम्बल तरीके से चलने वाले हैं। तो दहशत गर्दी की इन वारदातों की पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कुल्ली तौर के ऊपर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हम ये सल्यूट करते हैं अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को जिनके हौसले बुलंद हैं और वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, साथ इनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचा रहे हैं। तो इस कोशिश में पूरी कौम को अपील ये की जाएगी कि हम अपनी सारी सोचों से, अपनी जमातों से, अपने इदारों से, अपनी हर चीज़ से ऊपर उठ के पाकिस्तानी और एक मुसलमान बन के इस धरती का दफा करें। और हमारी फ़ौज की ताकत सारी जो है उनके हथियार नहीं है, फ़ौज की सारी ताकत कौम की दुआएं हैं और कौम की सपोर्ट है सारी, और हम सारे उनके साथ हैं। इस ऊपर जो अभी अजीज़ साहब ने भी एक पॉइंट उठाया, आप देखें कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, एक तो मिलिट्री कोर्ट का पीछे आया था जिसकी सनसेट क्लास थी कि 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट बनाएं, उसके बाद ख़त्म करें। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश नहीं थी तो वो ख़त्म होगी। लेकिन कुछ मिलिट्री कोर्ट्स ट्रेडिशनली आर्म फोर्सेस के अंदर होती हैं, दुनिया की हर फौज में मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं। जैक ब्रांच है हमारे अंदर, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका कोर्ट मार्शल होता है, वहाँ उसको पूरा डिफेंस का हक होता है, उसके वकील आते हैं, वो बात करते हैं। और फिर जो सिविलियंस भी कई पेड आउट ऑफ डिफेंस फंड और अंदर होते हैं वो मोल, और वो पाकिस्तान के लिए एक जासूसी का काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह ये यादेव जैसे लोग हैं जो पकड़ के आपने किया है, सिविलियन है। अगर आप ये कहें कि जी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ये नहीं आएंगे, चूंकि सिविल की कोर्टों में एक एक केस, जो कत्ल का, घनौने कत्ल का केस भी 20-25 साल चलता है और बाद में पता लगता है नहीं, विटनेस नहीं था, गवाह नहीं था। आपने ये देखा पाकिस्तान में क्या हुआ कि एक गाड़ी, एक वडेरे की गाड़ी के नीचे एक बंदा आ गया, हमने उसका लाइव फोटो देखा, हमने सब कुछ देखा, कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा विटनेसेस बताएं, आपकी विटनेसेस कमज़ोर है, ओके ये बंदा रिहा हो गया। आपका ये अदलिया का निज़ाम है, उसमें भी रिफॉर्म्स चाहिए आपको। लेकिन ये जो कौमी सलामती के इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब को भी और अपने ऑनरेबल जजेस को भी कि इसको रिव्यू किया जाए। और ये जो निज़ाम है ऐसे लोगों के साथ डील करने का जो मुल्क के नुकसान करते हैं, कौमी सलामती पे हमलावर होते हैं, तो इसलिए इनके हौसले बढ़ेंगे। ये तो ट्रायल होता है डे टू डे बेसिस के ऊपर, उसको पूरा डिफेंस का हक होता है। और हम सब कलमा गो है, मुसलमान है, फौजी हो या गैर फौजी हो, हम कभी भी किसी बेगुनाह बंदे के ऊपर करना जो है, वो कहते हैं 9 आप गुनाहगार छोड़ दें, एक बेगुनाह का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो ये कभी भी अफवाज पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स है, इनका एक रॉन्ग इंप्रेशन है कि यहाँ शायद वहाँ कानून को नहीं चलता, पूरा होता है, उसको अपील का हक होता है, फिर उसको सिविल कोर्ट्स के अंदर भी उनकी मादूद वो सुनवाई होती है। तो मेरे ख्याल में इस फैसले के ऊपर भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये तो मैं ये लास्ट एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर से कुछ जो तारकीन वतन हैं जो इल्लीगली आए हुए हैं, इमिग्रेंट्स ऐसे जिनके पास कोई ना पासपोर्ट है ना कागजात। आप देखें, हम धमाकों का शिकार हैं, हम टेररिज्म का शिकार हैं, हमारे ऊपर कत्लो गारत हो रही है, तो हमें एहतियात तो करनी है। अभी ये तो दुनिया का कोई मुल्क भी इजाज़त नहीं देता कि कोई, अगर आपके पास कागजात नहीं है, आप इल्लीगल इमिग्रेंट हैं, तो वो आपको कहें नहीं जी सॉफ्ट कॉर्नर रखें जी, ये करें। अभी जो हुकूमत का फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी लोगों को, और उनमें से भी बहुत से वॉलंटरली वापस जा रहे हैं,
और उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त, मेडिकल का, ट्रांसपोर्ट का वो किया जा रहा है, तो हमें तो खुश होना चाहिए। अभी भी मैं देखता हूं कि कुछ लोग सिनिक्स जो है ना, ज़रूर कोई ना कोई पॉइंट निकालना होता है। मैं देख रहा था बरतानिया में, मैंने कहा जी आपके पास अगर एक इलीगल इमिग्रेंट हो तो क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी के 3 हिस्से हैं। पहली बात तो यह है बॉर्डर मॉनिटर करें, कोई बंदा इलीगल अंदर दाखिल ना होने पाए। नंबर 2, अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो उसको डिटेन कर ले, डिटेन करके उसको अरेस्ट करके उसको डिपोर्ट कर दे। तो मैंने कहा यहाँ तो कई इलीगल आए हुए हैं और उनके तो बच्चे भी यहाँ पैदा हुए हैं जो कि यहाँ ब्रिटिश नेशनल होंगे या यूरोप के नेशनल होंगे, उनका नो क्वेश्चन। आपको जन साहब किसी ने गलत बताया, अगर इलीगल इमिग्रेंट है उसके बच्चे अगर 5 पैदा हुए हैं और उनके भी बच्चे पैदा हुए हैं, पूरा ख़ानदान को हम आउट कर देते हैं, बिकॉज हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे अफगान रिफ्यूजीज़ हैं जो तकरीबन 3 से 4 मिलियन है, 4 मिलियन, उनमें से 1.7 मिलियन, कुछ 17 लाख लोग ऐसे थे जो कि इलीगल हैं। उनको हम, जो अफगान हमारे भाई हैं, पीपल टू पीपल हमारा मोहब्बत का रिश्ता है। अफगानिस्तान में कई दफ़ा प्रो इंडियन हुकूमतें भी आई हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता है। हम उन रिफ्यूजीज़ के लिए अपने सेन हमने खोले हुए हैं और हम उनकी हर लिहाज से लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशन को और बैनुल अक़वामी अदारों को देखना चाहिए कि ये जो रिफ्यूजीज़ का भी एक इशू यूनाइटेड नेशन का है कि उनके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, तो उनके लिए भी करें और उनका पीसफुल ट्रांसफ़र होना चाहिए टू देयर कंट्री। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट खा अफ़गानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, किसी भी मुल्क से हो, और यहाँ आके वो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहा हो, तो हमें हक पहुँचता है, किसी भी मुल्क को हक पहुँचता है कि वो उसको अरेस्ट करे और वो उसको लेके चला जाए। तो ये भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बेटर पॉलिसी है। इसको निशाना हमारे बाहर से लोग भी बनाते हैं, ये नहीं बताते कि इलीगल इमिग्रेंट को भेज रहे हैं। वो कहते हैं देखें ना जी अफगानियों को बेचारों के साथ ज्यादती कर रहे हैं उठा के, ताकि एक हुकूमत के खिलाफ हकारत का एक व्यू पॉइंट तैयार किया जाए। इसकी भी हमें डिस्करेज करनी चाहिए। तो ये ब्रीफली मैंने 3-4 पॉइंट बता दिए हैं। सो काइंड ऑफ व्यू, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। साहब आपने फरमाया कि हमारा उनसे मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन उनका भी जरा खातिया तो हमें क्या दे रहा है? जी देखिए, अनफॉर्चुनेट है, डिप्लोमेसी के अंदर बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट नॉट टू से। तो मैंने तो उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी, बट इवन देन मैं कहता हूँ कि अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट उधर से आती है या हमारा कोई वज़ीर ऐसा कह देता है, इवन देन वी शुड सिट टुगेदर एंड सॉल्व बाय पीसफुल मीन्स। हम इन चीज़ों को एग्रेवेट ना करें और ना ही उस पर फ्लेयर अप हों। अफ़गानी हमारे भाई हैं, हमारे दिल से करीब हैं। हमें दुख है कि उन्होंने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं और अभी हम दुआ करते हैं। मैंने बाखुदा अभी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि यही यूनिवर्सल पीस फेडरेशन को मैंने कहा कि उनके 9 अरब रुपया अफ़गानियों का आपके लोग रोक के बैठे हैं, कोई मुल्क उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, तो फिर आप बैनुल अक़वामी अमन किधर से मांगते हैं? फिर वो डन TTP की बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर आप लोगों की एम्बेसियाँ उधर हों, आप उनके साथ मिलें, आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प करें, मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, तो वो कैसे होगा? तो आई थिंक हमारा कंसिलिडेटरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए अपना। अच्छा ये बताइएगा, इससे पहले पाकिस्तान का बयान ये रहा है कि भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। आप समझते हैं कि गैर मुल्कों की जो इनखला का या उनकी आबादकारियों का दुश्मन मालिक में जो सिलसिला जारी है, जिनमें बरतानिया भी सर फहरिस्त है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की गई है अभी जिसका दोबारा आगाज हुआ है, इसमें कमी आ सकेगी या नहीं? देखिए, इसमें श्योरली इंशाल्लाह कमी आएगी। आई कैन अश्योर यू। मैंने ये कहा कि एक तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। दे आर वेरी वेल अवेयर क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस तरह। आप और हम वो देखते हैं जो दहशतगर्दी का वाक़या कामयाब हो जाता है, हम उन 10 को नहीं देखते जो इन्होंने नाकाम कर दिया होता है। तो इस तरह अटैक्स वेयर है और उसके ऊपर अल्लाह के करम से ये कंट्रोल होगा। आपने देखा ना, एक वक्त था हम कह रहे थे कि दहशतगर्द मारगला की पहाड़ियों से ये नीचे उतर के आने वाले हैं और मोटरवे पे भी फिर रहे हैं। आपने देखा इसी कौम ने, इसी कौम के बच्चों ने, जवान बच्चों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दे के अल्लाह के करम से अमन लेके आ गए थे ना। अभी फिर अमन आएगा। ये अभी ट्रांजिशन का पीरियड है, इंटरम गवर्नमेंट भी है, ये भी अपनी बहुत एफर्ट कर रहे हैं
और सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल अलाइव हैं और इंशाल्लाह वो ठीक करेंगे। सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से उस पर नजरसानी होनी चाहिए, लेकिन आम तासुर ये है कि जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, एक तो वो फेयर नहीं होता है, दूसरा वो किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकता है। एक फौजी यूज तो होता है उस अदालत से और हो सकता है वो उससे मुतमईन हो, लेकिन सिविलियन का ट्रायल में वो उससे मुतमईन नहीं होते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा जो आपने अफगानियों के हवाले से बात की है, क्या आप समझते हैं कि जो हुकूमत का फैसला है अफगानियों से मुतल्लिक़, गैर मुल्कियों से मुतल्लिक़ दुरुस्त फैसला है जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही है? जी देखिए, पहली बात जो आप कह रहे हैं ना, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जहाँ मिलिट्री का कोर्ट्स ना होती हों। हर मुल्क का अपना एक ट्रायल होता है मिलिट्री का और उसके मुताबिक, और उसके अंदर ट्राई या तो फ़ौज के लोग होते हैं जिनका एक अपना डिसिप्लिन का है, और या वो जासूस होते हैं जिनकी ऊपर गद्दारी का वो लग जाता है और वो आप पकड़े जाते हैं और उसका पूरा डिफेंस करना होता है। वहाँ कोई सियासतदान ट्राई नहीं होगा, वहाँ कोई सिविलियन बंदा जो कारोबार में करप्शन कर रहा है या किसी और चीज़ में पकड़ा गया है या किसी के कत्ल का केस हो गया, वो नहीं होगा। वो सिर्फ आर्म फोर्सेस की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ होंगी। अगर कोई इसको मिसयूज़ करेगा तो वो बहुत बड़ा बदनसीब इंसान होगा। आई एम श्योर ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो तारकीन वतन ऐसे जिनके पास कोई ना कागज़ है ना कुछ है, वो या तो अपने आप को रेगुलराइज करें यहाँ, और या उनको मुल्क से बाहर जाना होता है। ये बेहतर फैसला है। आप कुछ करें। से मुतसादिम बात नहीं है कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट करे और उसकी अपीलें जो है सिविल कोर्ट आगे से जैसे हाई कोर्ट है, ये कानून से मुतसादिम चीज़ें दोनों सामने लिया गई। और दूसरा ये तालीम, अभी आपने अफगानिस्तान के बारे में बात की है, तो जिस तादाद में सरकारी जो गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम के जो जान है, अच्छी बात है, जाना चाहिए इनको एक पूरी तरह से अभी भी अधिकार है, लेकिन दूसरी बड़ी उससे बड़ी तादाद में लोग वहाँ से पिछले वापस आ रहे हैं, वो एक कानूनी दायरे में तो जरूर आ जाएंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तादाद में जान उससे 20 गुना ज़्यादा वापस आने का खतरा, दहशतगर्दी का मामला जो हम जो रोना रो रहे हैं वो तो अपनी जगह बरकरार रहेगा? नहीं, देखिए, जो लोग तो वीज़ा लगा के आ रहे हैं ना, आई एम श्योर कि आप जब वीज़ा देते हैं किसी को तो उसका पूरा चेक फिर फॉरेन ऑफिस को और एम्बेसीज हमारी करती होंगी। देखिए, ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, आना जाना तो रहेगा। हम अगर ये कहें कि बिल्कुल वो बंद कर देंगे, नहीं होगा। आपकी कारोबार हैं, बिजनेस है, आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी इंपोर्ट है बहुत सारी। आपके ये जो नेबर्स, खसूसन अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उनके अपने मसाइल हैं और हम उनको ट्रांजिट ट्रेड का एक हमने पैक्ट किया हुआ है जो उनको देना है। तो मेरे ख्याल में आप बजाय इसके कि हम अपने सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करें, हम अगर यकजुम से कल उसको बंद कर दें तो वो ठीक नहीं है। तो आई कैन एश्योर यू कि इंशाल्लाह वो ठीक होगा। दूसरा जो आपने पूछा वो आइन से मुतसादम नहीं है। देखिए, आइन तो बना हुआ 1973 से अभी तक, उससे पहले भी जो थे मिलिट्री कोर्ट्स भी फ़ौज में चलती रहती थी, जासूस वहाँ ट्राई भी होते रहते थे और ये अपनी अपील का हक भी था। तो आई एम श्योर कि इट इज़ नॉट देयर। जनरल साहब, आप गैर मुल्की दौरे पे थे, जनरल आप लंदन गए हैं, लंदन से मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान ने आपको उनके साथ दौराना तलब किया है, क्या उनसे मुलाकात करने का फ्यूचर कोई प्लान है? एक दूसरा ये बताइएगा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की जो वारदातें भी हो रही हैं, नाकाम भी बनाई जा रही हैं और इसको कंडेम भी किया जा रहा है, अंदरूनी खलफशार जो हमारा सियासी है या जो भी है, वो किस कदर ज़हर कातिल है इस सारे मामले के, उसको कौन दुरुस्त करेगा, कौन से इदारे फ्रंट लाइन पे आके, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। या देखिए, एक तो आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात की है, आई एम श्योर कि मैं अभी जब उधर गया भी तो मेरी मुलाकात भी मैंने उनके साथ की और अपने तौर के ऊपर एज ए पाकिस्तानी वट एवर, देखें हमारी अब उम्र के इस हिस्से में वी हैव टू मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको ये बताऊं कि हर वो चीज़ जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत के लिए बेहतर है और अंदरूनी माहौल को बेहतर बताने के लिए बेहतर है, वो आई एम श्योर मियाँ साहब भी कहीं बताएंगे। मैंने अपने तौर पे ना सिर्फ ज़बानी बताई बल्कि लिख के पेपर भी एक उनको दिया कि ये है जिसके ऊपर हमें चल रहा है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि
मुल्क के अंदर यकजहती, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसमें हर हमारा मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है, हर एक अच्छा इंसान, मैं ये मुसलमान तो बात की ना, मैं कहता हूँ हर एक अच्छा इंसान भी पीस और अमन की बात करेगा। जहाँ इख्तलाफ के तौर तरीके हैं वहाँ आपस में इत्तफाक, जहाँ इत्तफाक करने के तौर तरीके हैं वहाँ इख्तलाफात के भी आदाब हैं। देखिए मैं आई कैन एग्री टू डिसएग्री, आई विल स्टिल रिस्पेक्ट यू, मैं कहूँगा आपकी ओपिनियन है, और मुझे अपने आप को इतना तीसमार खान भी नहीं समझना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो हरफ आखिर है। मैं कहूँगा मैं एक इंसान हूँ, मैं ये मेरी ये व्यू है। हाँ, तो गलती का एहसास के अलावा भी आप ये कहें ना कि देखिए मैं ये बात तो कह रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहायत दयानतदारी से फील करता हूँ कि मुल्क के अंदर हमें पार्टियों में है अलग, लेकिन हमारा मतमा नज़र हर पार्टी का मैनिफेस्टो देखोगे तो यही होगा कि पाकिस्तान को उठाना है। और हमने जो आइन कहता है, और जिसके अंदर अगले दिन नवाज शरीफ साहब ने भी अपने एड्रेस में ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि सब चीज़ों को भुला के आगे देखें और आगे चलें और आइन की हदूद क़यूद में रहें। अगर आइन की हदूद क़यूद से बाहर हम जाएंगे तो दैन देयर इज़ नो एंड, और उसके लिए उसमें लिखा हुआ है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इलेक्शन हो और एक दो जमातों को खुली छुट्टी हो, बाकी पाबंदी सिलासिल कर दिया जाए, इससे इत्तेफाक और इत्तेहाद का मैसेज आएगा? नहीं, देखिए बात यह है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इलेक्शन देखिए पहले लोग कह रहे थे मियाँ साहब नहीं आएंगे, सवाल नहीं पैदा होता, ये इसका फिर कहते थे जी इलेक्शन तो सवाल नहीं पैदा होता होगा, उसकी डेट दे दी। हाईएस्ट लेवल के ऊपर कोर्टों ने भी कह दिया इलेक्शन। अभी भी कई लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ इख्तराएँ निकाल के, वी शुड थिंक पॉजिटिवली, हमें मुस्बत सोच की बात करनी चाहिए। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए अगर मैं बाहर निकल के कोई क्राइम कर देता हूँ तो मुझे इसलिए तो नहीं छोड़ा जाएगा कि जनरल कयूम ने टिकट लेके तो इलेक्शन लड़ना है। वो तो कानून से बालातर कोई नहीं है, कोई पाबंदे सलासल है या वो अंदर है, लेकिन पार्टियों को फ्री हैंड होना चाहिए और पार्टीज़ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और अगर एक वक्त में एक पार्टी की हुकूमत मिलती है तो बाकी जो अपोजिशन है वो कोई भी हो वो उसके तामन करें और मिल के हुकूमत चलाएँ। जितने इम्पॉर्टेंट इलेक्टेड लोग हैं हुकूमत जो में आ जाते हैं, इतने ही इम्पॉर्टेंट वो इलेक्टेड लोग हैं जो अपोजिशन में चले जाते हैं। तो अगर आप उनको हाथ मिलाना भी आप समझें कि ये शुद्र है, मैं इसको बात नहीं मुंह में थूकूंगा, ये करूंगा, ये नफरत पैदा करते हैं। आई टेल यू ये कभी भी आपको फ़ायदा नहीं। जी आप मोहब्बत, प्यार और अच्छे इंसान का मैसेज हो। आप लोगों को विन कर सकते हैं बुरा भला कह के नहीं, गालियाँ दे के नहीं, आप उसके अगर तकब्बर और रौनक दिखा के नहीं, आप उसको विन कर सकते हैं अपने अखलाक से और अपनी अच्छी गुफ्तगू से। और आई टेल यू कि यही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आपकी ज़बान बेहतर होगी तो आपका काम अच्छा होगा। लास्ट टू क्वेश्चन एक 9 मई के बाद एक सियासी जमात ज़ेर अदाब है, उनकी क़यादत बंद है और जो उनके कारकुनान हैं, छोटे मोटे लीडर्स हैं, उनको भी उठाकर लापता कर दिया जाता है। फिर थोड़े अर्से बाद वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मामला रफा दफा किया जाता है। तो इससे आप समझते हैं कि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं या पाक फौज है, उनकी जो कारकर्दगी है या उनका जो काम है उस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है? देखिए हर जो इल्ज़ाम है वो पाक फ़ौज या अदारों के ऊपर तो इसलिए जाता है कि वो निशाने पे हैं, क्योंकि मुल्क की यकजहती को और सलामती को अगर आपने दाव पे लगाना है तो इन्हीं अदारों को निशाना बनाएं। आई एश्योर यू कि जो लोगों के ऊपर अगर 9 मई का है तो वो अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए। हमारी अपील ये होगी एक्सर्विसमैनों की कि अल्लाह को हाजिर नाजर करके इंसाफ किया जाए, किसी को नाजायज़ तरीके से ब्लैकमेल ना किया जाए, ना ब्लैकमेल होना चाहिए। आप तो कुछ पूछ रहे थे इधर से। मैं ये सर पूछना चाह रहा था कि आप ये बता दें कि जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है उसके बाद दहशतगर्दी की लहर में तेजी क्यों आई? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज सुबह ही कुछ खबरें आई हैं कि मियाँ वाली पे जो अटैक हुआ ये हालिया दिनों में, उसमें अमरीकी असला इस्तेमाल हुआ और वो सारा अमरीकी असले के शवाहिद और सबूत जो है उन्हें मिल चुके हैं। तो ये अमरीकी असला अफगानिस्तान से चल के मियाँ वाली तक आ जाना, ये किसकी गफलत, लापरवाही या नाकामी या नायाबी? देखें ये हम अजम्पशंस पे नहीं चलते कि अमरीकी असला था या नहीं। इसकी क्लैरिफिकेशन ISPR दे सकता है कि क्या था और वो देंगे डिटेल्स क्या हुआ। तो दूसरी जो बात आप ये कह रहे थे उससे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका?
इलेक्शन हाँ, अच्छा, दूसरा ये है ना, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं ना, ये एट द ड्रॉप ऑफ द हैट प्लान नहीं होते कि कल हमने इलेक्शन अनाउंस किया तो आज वो बंदे उठ के आ रहे हैं। इसकी प्लानिंग लॉन्ग टाइम होती है, तो इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि इलेक्शन अनाउंस किया या नहीं। यस, लेकिन जनरल फीलिंग ये है कि मुल्क स्टेबलाइज हो जाएगा अगर इलेक्शन हुए और मुल्क के अंदर एक सिस्टम चल पड़ा, तो इसको न चलने दो। सी पैक को रोको, न्यूक्लियर इनके वेपन्स के ऊपर हमेशा ये कहो कि ये टेररिज्म के ऊपर इनको लगाओ, इंडिया के नीचे इनको लगाओ और इस मुल्क को कभी भी मजबूत ना होने दो। ये तो एक साइकी है, उसको तोड़ने के लिए हम सबको मिलना चाहिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सो नाइस आपने सारों ने। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बताइए कि एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या इलेक्शन में आएगी, किसी जमात की सपोर्ट करेगी, अगर करेगी तो किस जमात की? देखिए, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एक नॉन पॉलिटिकल, अपॉलिटिकल है। हम मुख्तलिफ मेंबर्स को अलाउड है किसी पार्टी में चले जाएं, किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ लें, जो वो करें, लेकिन ये जो फोरम है हमारा जिसके अंदर 30-40 लाख लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक जमात के हैं, ये सियासी हैं, ये गैर सियासी हैं, या ये वो है। तो इसलिए किसी पार्टी को कोई सपोर्ट सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अदारों को, अदलिया को, अफवाज पाकिस्तान को, हम अपनी पार्लियामेंट को मुअस्सर बनाना चाहते हैं। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन, और ना कभी ये होना चाहिए कि हम इस फोरम को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टियों की कन्विंसिंग करें। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।